आज हमारे साथ अशोक कुमार पांडे जी हैं, हिंदी के जाने माने लेखक। उन्होंने कश्मीरनामा, कश्मीर और कश्मीरी पंडित, उसने गांधी को क्यों मारा, सावरकर, काला पानी और उसके बाद, इस तरह की किताबें लिखी है। ये गंभीर विषयों पर उन्होंने काफ़ी स्पष्टीकरण के साथ किताबें लिखी है। हाल ही में उसने गांधी को क्यों मारा, इसका गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, इसका अनुवाद हुआ है गुजराती में, और इसीलिए वो अहमदाबाद आए उसके विमोचन के लिए। तो आज हम उन्होंने जो किताबें लिखी है और गांधी के परिप्रेक्ष्य में उनसे बात करेंगे। अशोक जी, आपका नमस्कार है, नवजीवन न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। अभी पहला सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि आज के दौर में इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इतिहास के बारे में बड़े बड़े लोग झूठ बोल रहे हैं, तो इसके सामने जो आप सच रख रहे हो संदर्भ के साथ, तो कितना मुश्किल काम है, उसके बारे में ज़रा बताइए। नहीं, मुश्किल काम तो नहीं है। मुश्किल क्या है, मतलब सच बोलना हमेशा आसान होता है, झूठ बोलना मुश्किल होता है, सच बोलना तो हमेशा आसान होता है। हाँ, ये बात अलग है कि जिस तरह का सारा माहौल है उसमें गाली गलौज, धमकियाँ, ये सब होता रहता है। लेकिन गांधी यही तो सिखाते हैं कि इन चीज़ों से डरना नहीं है, सच बोलने के लिए किसी से भी नहीं डरना है। दूसरी बात ये कि लोगों की मानसिकता इस तरह से बन गई है कि झूठ को बड़ी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, सच को स्वीकार करने में उनको दिक्कत होती है। जब आपके अंदर जहर भर जाता है, जब आप जहरीले हो जाते हो, तो जहर का स्वाद आपको अच्छा लगता है। अगर आपको मीठा दिया जाए, आपको अमृत दिया जाए, तो वो कड़वा लगने लगता है। तो समस्या इस लेवल पर ज़रूर है कि आप सोचिए, व्हाट्सएप पे कुछ आता है, उसका कोई सोर्स नहीं होता है, उसको लिखने वाले का आपको नाम पता नहीं होता है, वो कहाँ से लिखा गया। अब इतिहास के बारे में हमेशा कहता हूँ कि इतिहास में आप कोई जाके तो देख नहीं सकते हैं। अब 1942 में क्या हुआ था, हम या आप 1942 में तो अब जा नहीं सकते हैं, वो तो हो चुका। तो उसको जानने का तरीका एक ही होगा कि उस ज़माने में जो अखबार छप रहे थे, उस ज़माने में जो रिपोर्ट्स थी, जो आर्काइव्स में है, यही हिस्ट्री का तरीका होता है जिससे हम हिस्ट्री जानते हैं। तो आप आर्काइवल सोर्स दे रहे हो, आप किताबों का सोर्स दे रहे हो, अखबारों का सोर्स दे रहे हो, तो भी लोग सुनने को तैयार नहीं है। और उस तरफ आदमी बिना किसी सोर्स के एक झूठ लिख रहा है जिसको हर आदमी मानने को तैयार हो जाता है। तो ऐसा माहौल है, इसमें ये वाली दिक्कत ज़रूर है कि उसकी स्वीकार्यता कम होती है। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी सच को जानने की कोशिश करने वाले लोग या सच को स्वीकारने वाले लोग अभी भी बहुत हैं। जैसे मैं बहुत विनम्रता से ये कहना चाहूँगा कि मेरी किताबें जिस तरह से अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुई हैं, जिस तरह से हिंदी में खूब पढ़ी गई हैं, 7-7, 8-8 संस्करण आए हैं, तो इससे ये लगता है कि जो प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़ने वाले जो लोग हैं, और मेरे पाठक बहुत सारे नए पाठक हैं। मतलब ये ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जो मुझसे कहते हैं कि मैंने पहली बार कोई किताब खरीदी, जो आमतौर पे हिंदी साहित्य के उस तरह से पाठक नहीं है। तो नए नए लोगों में चीज़ें जा रही हैं। फिर आपने चैनल का जिक्र किया, तो उस पर मैं इतिहास की भी बातें लगातार करता रहता हूँ। तो अच्छा खासा सुना जा रहा है। मतलब पिछले 6 महीनों में हम 10 लाख के आसपास पहुँचने जा रहे हैं। 6 महीने पहले जब मैंने शुरू किया तो वो थोड़े सब्सक्राइबर थे। तो मुझे लगता है कि सच भी सुनने वाले लोग हैं, आपको लगातार कहना पड़ता है और पूरी ताकत के साथ कहना पड़ता है। और गांधी हत्या के बारे में तो काफ़ी सारा लिखा गया है, अंग्रेजी में काफ़ी सारा लिखा गया है, और उसने गांधी को क्यों मारा, ऐसा जो आपने पुस्तक लिखा है, तो वो जानना है कि इसको आपने बौद्धिक सत्याग्रह ऐसा बोला है, तो वो क्यों बोला है आपने उसको? नहीं, अंग्रेज़ी में भी बहुत नहीं लिखा गया है। ये एक गलत फहमी है कि गांधी हत्या के बारे में बहुत लिखा गया है। गांधी हत्या की पड़ताल करती हुई अंग्रेज़ी में भी मान लीजिए कि तुषार की किताब है, तुषार गांधी जी की किताब है, इसके अलावा कोई बहुत किताबें हैं नहीं अंग्रेज़ी में। गांधी हत्या को ऐसा मान लिया गया कि तो सब लोग जानते ही हैं, इसमें बताना क्या है। बल्कि मराठी में एक आध किताबें शुरुआती दौर में आई थी जो बहुत काम की किताबें थी, लेकिन बाकी हिंदी में तो, मेरी भाषा में तो गांधी हत्या पर कोई किताब नहीं है, एक भी किताब नहीं है। मैं पंजाबी में बात कर रहा था, जब पंजाबी का मेरा वो आया था, पंजाबी में आई किताब, तो उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ भी गांधी हत्या पर कोई किताब नहीं है। तो पहली बात तो ये कि गांधी हत्या पर किताब क्यों नहीं है, ये आश्चर्यजनक है, ख़ासतौर पे इसलिए क्योंकि आप देखिए कि गोडसे ने जो बयान दिया था कोर्ट में, जिसको बाद में गोपाल गोडसे ने किताब की तरह छपवाया, मैंने गांधी को क्यों मारा, इसमें गांधी वध कहा गया, मैंने गांधी वध क्यों किया बाद में चला, वो तो बरसों से छप रही है लगातार। लेकिन उसका जवाब देने वाली, गांधी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, इवन आप अगर तुषार की किताब भी पढ़ेंगे तो तुषार भाई ने जवाब नहीं दिए हैं, जो सवाल गोडसे ने उठाए हैं उसके जवाब नहीं दिए हैं। तो जब आप जवाब नहीं देते हैं तो सवाल धीरे धीरे लोगों के मन में बैठते चले जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये काम करना चाहिए, और सत्याग्रह की परिभाषा ही यही है कि अहिंसात्मक तरीके से, पूरी ताकत के साथ और सत्य के साथ, उसमें सत्य बहुत आवश्यक है और आग्रह बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगा कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ
यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो पूरे समाज में अनृत फैला हुआ है, झूठ फैला हुआ है, गांधी हत्या को लेकर, गांधी के ऊपर दुनिया भर के आरोप लगे हैं, उनका मैं तथ्यों के साथ, सत्य के साथ जवाब दे रहा हूँ। तो ये बौद्धिक सत्याग्रह ही है। मुझे लगा कि ये बौद्धिक सत्याग्रह है। मुझे लगता है कि मेरा पूरा इतिहास लेखन या इतिहास पे बातचीत करने का जो पूरा काम है वो एक तरह का बौद्धिक सत्याग्रह है। और आज सोशल मीडिया पर हम गोडसेवादियों का जो प्रचार महसूस कर रहे हैं, वो प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है गोडसेवादियों का, तो ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, लेकिन हम इसमें कहीं गांधीवादियों की कमी देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि गांधीवादियों ने 70 साल में उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से उनको काम करना चाहिए था। मैं बहुत सारे गांधीवादी लोग मेरे गुरु जैसे हैं, मित्र जैसे हैं, बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और उनके बीच में भी मैं ये सवाल लेके जाता रहता हूँ कि गांधी एक आंदोलन का नाम है। आंदोलन से गांधी को माइनस कर दिए तो गांधी नहीं बचेंगे, क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने, चाहे वो भाई गांधी बने कैसे, अगर साउथ अफ्रीका में उन्होंने वो आंदोलन नहीं शुरू किया होता गांधी बनते ही नहीं। और उसके बाद जीवन भर छुआछूत के विरोध में, सर्वधर्म समभाव के पक्ष में, हिंदू मुसलमान के बीच दंगे फैलाने के विरोध में वो लगातार सत्याग्रह करते रहे, लगातार आंदोलन। सत्याग्रह अपने आप में क्या है, आंदोलन ही था जिसको उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया था। लेकिन और दूसरी बात कि पॉलिटिकल के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में लगातार हस्तक्षेप महात्मा गांधी सिखाते हैं। छुआछूत का अगर मामला देख लीजिए, या फिर पर्दा प्रथा के खिलाफ बोलना, ये सब सामाजिक मामले में हस्तक्षेप है। अब मुझे लगता है कि 70 सालों में गांधीवादी लोगों ने उस तरह से, बौद्धिक काम तो बहुत हुए, लेकिन उस तरह से सामाजिक हस्तक्षेप जिस तरह से होना चाहिए था, जिस तरह से जनता के बीच में जाना चाहिए था, वो काम नहीं किया। और उसका नुकसान क्या हुआ कि गांधी मूर्ति बनते चले गए। गांधी की तस्वीरें हर जगह लगी हुई हैं, मूर्तियां हर जगह लगी हुई हैं, सरकारी दफ्तरों में गांधी की तस्वीरें लगी हुई हैं, लेकिन गांधी क्या कह रहे थे, किस तरह का समाज चाहते थे, क्यों उस तरह का समाज चाहते थे, भारतीय पूरा जो वांग्मय है या भारतीय जो परंपरा है उसको गांधी कैसे विस्तारित करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के बीच में, जनता के बीच में बहस की चीज़ें बनी ही नहीं। देखिए, बहुत सीधा मामला है, विचार का मामला है, एक वैचारिक लड़ाई का, वैचारिक आप कह सकते हैं कि वैचारिक लगातार कशमकश का मामला है। अगर आप अपना विचार छोड़ देंगे, मान लेंगे ठीक है, और उसको लगातार बहस नहीं करेंगे, दूसरा विचार उसके ऊपर छाता चला जाएगा। और यही हुआ कि एक तरफ जो दूसरा पक्ष था उसने लगातार, आरएसएस और उससे जुड़े हुए संगठनों ने लगातार जो गोडसे का विचार था, बल्कि मैं कहूँगा सावरकर का विचार था, गोडसे का कोई अपना विचार नहीं था, वो सावरकर का शिष्य था। तो जो सावरकर का विचार था, जो विभाजनकारी विचार था, वो लगातार वो जनता के बीच में लेकर गए। लेकिन वहीं गांधीवादी जो हैं बाकी सब करते रहे, जनता के बीच में किस तरह से उस विचार को लेके जाया जाए, जन आंदोलन कैसे खड़ा किया जाए, इसको लेकर कोई रणनीति नहीं बनी, कोई काम नहीं हुआ। और यही वजह है कि देखिए, बनारस में इतना पुराना आश्रम तोड़ दिया जाता है और बनारस की जनता आपके साथ नहीं खड़ी होती है, क्योंकि जो जनता थी उसके साथ जो जुड़ाव होना चाहिए था वो उस तरह से विकसित नहीं हुआ था। तो गांधी जी ने जो मापदंड तय किए थे गांधी मार्ग पर चलने के लिए, तो ये नया जमाना है, आधुनिक दौर है, तो वो मार्ग कुछ बदले हैं, यानी हमको मार्ग बदलने चाहिए। देखिए, किसी भी बात को कैसे समझना चाहिए, मैं इस तरह से समझता हूं कि आज गांधी होते तो क्या करते। गांधी उस जमाने में टेलीफोन यूज कर रहे थे, आज अगर होते तो शायद सोशल मीडिया भी यूज कर रहे होते। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति वैसा ही नहीं हो सकता जैसा उस समय में था। गांधीवाद का मतलब ये नहीं, अब जैसे गांधी जी ने एक वस्त्र पहना, क्यों पहना, क्योंकि उन्होंने देखा कि किसानों की स्थिति इतनी बुरी है कि वो एक वस्त्र में रहते हैं, लंगोटी पहन के रहते हैं, तो उन्होंने लंगोटी पहनी जिंदगी भर। लेकिन आज के किसान की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो पजामा कुर्ता या पैंट शर्ट पहनता है। तो मुझे लगता है आज गांधी होते तो उनको लंगोट पहनने की जरूरत नहीं थी। आज अहिंसा की परिभाषाएं और परिष्कृत होती, सर्वधर्म समभाव, जैसे उनके बेसिक मूल्य क्या है, छुआछूत विरोध, धार्मिक सांप्रदायिकता का विरोध, और तीसरा अहिंसा। ये तीन उनके बेसिक मूल्य हैं। बाकी जो टैक्टिस हैं, बाकी तो ये हुआ, उनको लगा नमक पे करना चाहिए तो नमक पे सत्याग्रह किया, लेकिन उसमें अहिंसा का जो भाव था वो बिल्कुल अंतर्निहित था, कोई हिंसा उसमें नहीं होनी चाहिए। तो तीन चीजें, अहिंसा, सर्वधर्म समभाव और छुआछूत विरोध यानी जातिवाद विरोध, जिसमें वो बाद में यहाँ तक आते हैं कि जाति उन्मूलन की बात करते हैं अपनी मृत्यु से थोड़ा पहले। तो मुझे लगता है आज गांधीवादी होने का मतलब यही है कि सर्वधर्म समभाव की बात करना, अहिंसा की बात करना, समाज में हर तरह की जो हिंसा है उसकी मुखालिफत करना, और साथ में जातिवाद का पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ विरोध करना। ये तीन चीजें मूल हैं। अगर इन तीन चीजों को अपनाकर अब गांधी के जमाने में यूट्यूब नहीं था,
अब आप कहिए कि आप तो यूट्यूब करते हैं, वो आधुनिक तकनीक है, तो आप गांधीवादी कैसे हो सकते हैं? तो गांधीयन होने का मतलब ये नहीं कि गांधीयन तरीके के कपड़े पहन लीजिए और उस तरह का आप सारा अभिनय कीजिए, वो मेरे लिए गांधीवादी होना नहीं है। मेरे लिए गांधीवादी होने का मतलब है कि गांधी जी के जो मूल सिद्धांत हैं उनको अपने समय में जो सुविधाएं और अपने समय में जो नए नए तकनीकें आई हैं उनके साथ, जैसे गांधी जी ने अखबार निकाला, क्योंकि उस जमाने में अखबार निकालना था, अखबार नई चीज़ थी, लोगों तक पहुंचती थी। आज इंटरनेट है, आज सोशल मीडिया है, मुझे लगता है इस पर हमें एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जनता उसको पढ़ती है, जनता उसको देखती है। तो मुझे लगता है कि आधुनिक तकनीक से बचने का मामला नहीं है, मामला है कि उनकी जो 3 बेसिक मूल्य हैं उनसे ना बचा जाए, उनको लेकर चला जाए और उनको लेकर पवित्र साधनों की सहायता से जो अभी आज का समय है उस समय में हस्तक्षेप किया जाए, ऐसे सोचकर कि आज गांधी होते तो क्या करते, वही गांधीवाद है। कोई भी, डॉक्टर अंबेडकर की बात कर लीजिए, आज डॉक्टर अंबेडकर होते तो वो क्या कर रहे होते, वही अंबेडकरवाद है। ओके। और गांधी को सावरकर के सामने रख के देखा जाता है। सावरकर, तो आपने सावरकर पर भी किताब लिखी है, तो जरा उनके जीवनी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो गांधी के सामने कैसे आ जाते हैं। गांधी के सामने रखने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, गांधी का जो व्यक्तित्व था वो सावरकर उस व्यक्तित्व के सामने कहीं से नहीं आते हैं। बहुत सीधा सा मामला है, चाहे आप उस समय की बात करें चाहे कभी की भी आप बात करें। सावरकर के पीछे ना उस तरह से जनता थी, ना सावरकर का उतने बड़े नेता थे, ना सावरकर का आप अगर देखेंगे तो 42-43 के बाद कोई इस तरह का हस्तक्षेप, आपको 37 में वो आज़ाद होते हैं पूरी तरह से, उसके बाद कभी उस तरह का हस्तक्षेप पैदा नहीं हुआ। लेकिन गांधी और सावरकर 2 अलग अलग जीवन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो सावरकर बात करते हैं हिंदुत्व की, और वो कहते हैं हिंदुत्व का उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और हिंदुत्व बेसिकली है क्या? धर्म का राजनीतिकरण। वो धर्म को एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, और जिसमें दूसरा धर्म जो है वो 2 दर्जे का धर्म हो जाता है। यानी एक धर्म आधारित थियोक्रेटिक देश बनाने की बात करते हैं। गांधी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, वो हिंसा की बात करते हैं, गांधी अहिंसा की बात करते हैं। तो ये बेसिक दोनों के बीच में जो डिफरेंस है कि एक नस्लवाद तक जाते हैं, नस्लवाद की बात करते हैं जिसमें हिंदू नस्ल की बात करते हैं और वो सारा कुछ, और दूसरे राष्ट्रवाद की बात करते हैं जिसमें भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ऊंची जाति का हो, महिला हो, आदिवासी हो, कश्मीरी हो, कोई भी हो, वो उनके लिए नागरिक है, समान नागरिक है, और उसका जो उन्नयन है वही राष्ट्र का उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए गांधी क्या कहते हैं कि आखिरी पंक्ति में जो बैठा हुआ आदमी है, अगर उसका विकास हो रहा है, वो ये नहीं बताते कि आखिरी पंक्ति में उसकी धार्मिक पहचान या जातीय पहचान क्या है। अब ये अलग बात है कि जिस तरह का हिंदू समाज है उसमें आखिरी पंक्ति में दलित और आदिवासी ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं। तो गांधी वहां तक विकास लेके जाने की बात करते हैं, और उस विकास का रास्ता क्या है? अहिंसा का रास्ता है। उस विकास का रास्ता क्या है? सर्वधर्म समभाव का रास्ता है। इसके ठीक विपरीत मूल्यों की बात करते हैं सावरकर। वो सर्वधर्म समभाव की बात नहीं करते हैं, वो एक धर्म की श्रेष्ठता की बात करते हैं, नस्लवाद तक जाते हैं, वो धार्मिक राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो अहिंसा की बात नहीं करते हैं। वो शिवाजी की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि शिवाजी के शरण में जो मुस्लिम औरतें आई थीं, मुस्लिम जो शासक थे उनकी पत्नियां आई थी, उनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार नहीं किया, इसलिए शिवाजी की वो आलोचना करते हैं। तो ये बिल्कुल एक अलग तरह का जीवन मूल्य है, राजनीतिक मूल्य है, और गांधी का अपना एक अलग तरह का राजनीतिक मूल्य है। तो भारत को लेकर जो 2 विचार हैं, एक विचार गांधी का विचार है जो आइडिया ऑफ इंडिया संविधान में बन के आता है, और दूसरा विचार है हिंदू राष्ट्र वाला विचार, जो इस समय काफ़ी सारे लोग जो हैं जिसके समर्थन में दिखाई देते हैं आपको। और गांधी का जो विचार है वो यहाँ अभी जो वर्तमान में जो बातें चलती है तो वो दिखाने में गांधी के मूल्य से हम सहमत है ऐसे दिखाते हैं, लेकिन उसका आचरण नहीं हो पा रहा है। तो ये दोनों काफ़ी विपरीत स्थिति है, तो भी ये साथ साथ चल रही है, सरकार साथ साथ चला रही है। तो इसके बारे में उसका बड़ा कारण है कि इस देश के भीतर और बाहर गांधी की जिस तरह की छवि है, गांधी की जिस तरह से स्वीकार्यता है, कि आप बाहर जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते मैं सावरकर के देश से आया हूँ। पहले तो 90% लोग कहेंगे कि कौन सावरकर, कोई जानता ही नहीं है। और जो 10% लोग जानते हैं वो आपको इज्जत नहीं देंगे, बल्कि बुरी तरीके से देखेंगे, क्योंकि उनके मन में सावरकर के लिए सम्मान नहीं है। गांधी एक ऐसा नाम है जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है। आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो गांधी को लोग जानते हैं, गांधी की मूर्तियां हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो पूरा संघर्ष हुआ वो गांधी को लेकर हुआ। यहाँ तक कि मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में जो ब्लैक्स का संघर्ष किया उसमें गांधी को आगे रखा। तो गांधी एक इतनी बड़ी इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैं कि आप जब इंटरनेशनली जाते हैं तो आप गांधी को किनारे नहीं कर सकते। या फिर विदेश का कोई बंदा आता है, विदेश का कोई प्रधानमंत्री, आप देखिए G20 हुआ, सारे राष्ट्राध्यक्षों को लेकर गांधी की समाधि पर आपको जाना पड़ा। आप सावरकर की समाधि पर नहीं लेके जा सकते, लोग तैयार ही नहीं होंगे। तो गांधी एक इतना बड़ा नाम है कि उनको इग्नोर कर पाना मुश्किल काम है।
तो आप भले गांधी के खिलाफ यहाँ पर कितना भी दुष्प्रचार चलाते रहिए, दुनिया के सामने आपको कहना पड़ता है कि मैं गांधी के देश से आया हूँ, चाहे वो कोई भी हो। तो ये गांधी विचारों की आप कह सकते हैं पहुंच है, ये गांधी विचारों की स्वीकार्यता है देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। कितना भी शोर हो रहा है देश के अंदर, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत बड़ी संख्या है जो गांधी को सम्मान करती है। ओके, यस। और दूसरा जो अभी गांधी, सावरकर, सरदार पटेल, इस पर तो बात होती है, लेकिन नेहरू की छवि जो धुंधली हो रही है और उनके विचार, उनकी बातें सब भुलाने के तक जा रहे हैं, तो उस बारे में नेहरू की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेहरू जी ने कभी अपने लिए कोई श्रेय नहीं लिया। जैसे लोगों को पता भी नहीं है कि संविधान की निर्देशिका जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार की थी। ओके। या कोई नहीं जानता है कि इस देश का अपना संविधान हो। ये लड़ाई सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की। 1930 के दशक में इस बात की लड़ाई शुरू की कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए, और उन्होंने कभी श्रेय भी नहीं लिया। दूसरी बात यह है कि जो सत्ता में होता है उससे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, कुछ उसके परिणाम खराब भी निकलते हैं। सवाल यह है कि नीयत कैसी है। तो परिणामों पे तो सब बात कर लेते हैं, किन वजहों से वो निर्णय लिए गए कोई बात नहीं करता। और तीसरी एक और बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं कि जब गांधी की हत्या के लिए गोडसे और आप्टे गए थे तो उनको साथ में 2 और लोगों की हत्या करने को कहा गया था। अच्छा। एक शहीद सोहरावर्दी की जो मुस्लिम लीग के थे, और जो वहाँ पे डायरेक्ट एक्शन हुआ उसमें आप कह सकते हैं विलेन थे, लेकिन गांधी से मिलने के बाद बदले और सारा कुछ आप जानते हैं। और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा लगते थे। कारण यह है कि सांप्रदायिकता का सवाल एक ऐसा था जिसको लेकर जवाहरलाल नेहरू ने जीवन में कभी समझौता नहीं किया, जरा सा भी समझौता नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोगों ने किया, लेकिन बाकी लोगों के यहाँ कहीं थोड़ा बहुत विचलन आपको दिख सकता है। जवाहरलाल नेहरू में आपको कोई विचलन नहीं दिख सकता है सांप्रदायिकता के सवाल पे। दूसरा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत कायदे से जानते थे। वो यूरोप में हिटलर का पूरा आतंक उन्होंने देखा था, तो वो जानते थे कि आरएसएस किस तरह का संगठन है और क्या बन सकता है। इसलिए नेहरू उनके लिए हमेशा खतरनाक रहे हैं। और नेहरू की जब भी आप तारीफ करते हैं तो आपको सांप्रदायिकता की मुखालिफत करनी पड़ेगी। इसलिए नेहरू सबसे बड़े विलेन नजर आते हैं, और नेहरू को लगातार मलाइन करने की कोशिश की जाती है। और फिर मैं कहूँगा कि नेहरू पर जिस तरह की किताबें होनी चाहिए थी, अंग्रेजी में तो है उनकी जीवनियाँ वगैरह, लेकिन हिंदी हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई, इन भाषाओं में नेहरू पर उस तरह से काम नहीं हुआ, इसलिए लोग नहीं जानते हैं। ये सच्चाई है। आप देखिए, मैं एक टीवी चैनल के उसमें गया था, लिटरेचर फेस्टिवल में गया था, जहां पर नाभा पर सवाल उठाया गया कि नेहरू जी नाभा में गए और माफी मांगे। मैंने कहा कि भाई माफी मांगे तो माफीनामा दिखा दो, आज तक किसी ने नहीं दिखाया। वो झूठ है पूरी तरह से, लेकिन वो अब झूठ फैल रहा है क्योंकि उसका जवाब नहीं दिया जाता। देखिए, एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं, हमारे जो बड़े इतिहासकार हैं उनसे भी मेरी शिकायत है, बहुत एलीट हो गए हैं। वो बड़े हाल में, अंग्रेजी में, विदेश में, और बड़े अपने अपने लोगों के बीच में तो बोल लेंगे, लेकिन सीधे जनता के बीच में आके जवाब देने का, सोशल मीडिया, क्योंकि उसमें गालियां पड़ती हैं, आप जानते हैं, मैं जब सोशल मीडिया पे लिखता हूं तो 100 लोग तारीफ करते हैं तो 100 लोग गाली भी देते हैं। सही तो बात है। वो बर्दाश्त करना, कीचड़ बर्दाश्त करना या खतरे बर्दाश्त करना लोग नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको सामने आकर बाकायदा ये सब, मैं तो इतिहासकार हूँ नहीं, मैं तो बहुत बार कह चुका हूं कि मैं तो इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा। मैंने तो 2010 में, मैं 10-11 में मैं कश्मीर गया, और उसके बाद कश्मीर पे काम करना मैंने शुरू किया। तो और उसके बाद मैं इतिहास पे काम करना मैंने शुरू किया। लेकिन जो वाकई इतिहासकार हैं, जिन्होंने जीवन के 30 साल 40 साल इतिहास के अध्ययन में लगाए हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री के मास्टर्स हैं, भाई हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, क्योंकि कॉलेज में तो पढ़ा नहीं है, अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। जिनको सब पता है उनको आना चाहिए, लोगों के बीच में बोलना चाहिए। तो या तो उनके पास वो भाषा नहीं है जो कि लोगों से बात कर सकें, और या फिर ये डर है कि कीचड़ छड़क जाएगा, या फिर कैरियर का चिंता है। और ये जैसे आपने बोला है इतिहासकार की गलतियां है, तो नहीं तो राजकुमार संतोषी जैसा डायरेक्टर ये गांधी और गोडसे का फिल्म कैसे बनाएगा? उसमें हमारे एक साहित्यकार शामिल थे। हाँ, और जिन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्में बनाई हैं। नहीं, आप संतोषी को छोड़ दीजिए अभी। एक मिनट, संतोषी चलो फिल्मकार है, मान लिया कि उसको इतिहास नहीं पता है। अच्छा। लेकिन जो सज्जन वो फिल्म लिख रहे थे, वो तो हिंदी के बड़े बड़े साहित्यकार हैं। वो तो जनवादी लेखक संघ के अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा। बाद में बहुत नाराज हो गए जब हम लोगों ने लिखा तो आपने बिना गांधी को समझे, बिना गांधी को पढ़े, गोडसे और गांधी को बराबरी में खड़ा कर दिया। हाँ। और ये तो मतलब क्या कहा जाए, ये तो मैं विश्वासघात जैसी चीज कहूंगा, क्योंकि इसके जो लेखक हैं वो कोई संघी नहीं है, वो बाकायदा प्रोग्रेसिव आदमी है। लेकिन इस बात के लिए भी माफी मैं चाहूंगा आपसे कि लेफ्ट के लोगों ने भी गांधी और नेहरू को बहुत बदनाम किया है, बहुत सारी चीजों को गलत तरीके से पेश किया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी और उसके IT सेल ने फायदा उठाया है, और उसमें वो सज्जन भी शामिल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और कश्मीर के बारे में यहाँ गुजरात में भी काफ़ी ऐसी बातें चलती है, आपने कश्मीर पर काम किया है, तो कश्मीर में आपने जो देखा है वो थोड़ा सा बताइए, जिससे जो गलतफहमी है
एक नेहरू के बारे में गलतफहमी है और दूसरी सारी गलतफहमी देखिए, कश्मीर का जो पूरा इतिहास है ना, वो हिंदू बनाम मुस्लिम करके पेश किया जाता ओके। है। दुनिया में कहीं कोई इतिहास इतना लीनियर नहीं होता है, उसमें बहुत सारे पेंच होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कश्मीर के राजा हिंदू थे, लेकिन हिंदुस्तान के साथ मिलने को तैयार नहीं थे। माउंटबेटन गए तो उनसे मिले ही नहीं। वो आज़ाद रहना चाहते थे, ना पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, ना हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते थे। तो उससे ये स्थिति बनी कि 1947 में 15 अगस्त को जब हम आज़ाद हुए तो कश्मीर एक आज़ाद मुल्क बन गया, क्योंकि वहाँ ना पाकिस्तान का से जुड़ने को फैसला हुआ था, ना हिंदुस्तान से जुड़ने को फैसला हुआ था। अब उसके बाद पूरे कश्मीर में अकेले शेख अब्दुल्ला थे जो भारत से मिलने को तैयार थे। अकेले एक बड़े नेता वही थे, बाकी राजा मिलने को तैयार नहीं थे। और उस जमाने में जो लोग भारत से मिलने की बात कर रहे थे उनको उठा उठा के गिरफ्तार किया जा रहा था। आरएसएस का जो संगठन वहां पर था वो राजा के साथ खड़ा था, और मुसलमानों का जो सांप्रदायिक संगठन वहां पर था वो भी राजा के साथ खड़ा था। अच्छा। और दोनों कह रहे थे कि हम राजा के साथ हैं, अच्छा। आज़ाद रहे मुल्क। अब उस बीच में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। जब कबायली आक्रमण हो गया, शेख अब्दुल्ला जेल में थे उस समय तक, शेख अब्दुल्ला को जेल में रखा गया था। जब आक्रमण हो गया तब उन्होंने भारत से मदद मांगी। अब आप देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो आज़ाद देश थे और कश्मीर भी एक आज़ाद देश था। अगर भारत का हिस्सा रहा होता तो रातों रात सेना भेज के सारा कुछ हो गया होता। लेकिन आप जब भारत का हिस्सा नहीं थे तो वहाँ सेना भेजना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तहत आप समझिए कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा। भाई इसको कैसे देखा जाएगा कि कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी, आप उसमें कैसे घुस सकते हैं? तब जाके ये कहा गया भाई शामिल हो। तब जाके वो 3 शर्तों पर शामिल हुए। अब जब 3 शर्तों पे वो शामिल हुए तो उस समय तो बहुत डिटेलिंग हो नहीं सकती थी, उस समय तो युद्ध का मामला था। हुआ ये था कि फैसला ये किया गया था कि जहां भी राजा का धर्म और वहां की बहुसंख्यक प्रजा का धर्म अलग है, वहां पर कराया जाएगा जनगणना नहीं, क्या कहते हैं उसको, रेफरेंडम कराया जाएगा। रेफरेंडम कराया जाएगा, प्लेबिसाइट जो भी उसको आप कहना चाहें वो कराया जाएगा। आपके अपने जूनागढ़ में क्या हुआ, यही हुआ ना भाई। पाकिस्तान के एक पार्टी तो पाकिस्तान की यहीं से गई है। जूनागढ़ के आपके निज़ाम के दीवान हुआ करते थे भुट्टो परिवार के, ठीक है। तो अब जब आपने जूनागढ़ को कब्जा कर लिया तो उसके बाद आपने क्या किया, वहां पे प्लेबिसाइट करवाया। क्योंकि आपके पक्ष में मैक्सिमम वोट आए तो आपने कहा जूनागढ़ पे हमारा अधिकार बनता है। यही बात कश्मीर के लिए भी तय हुई थी, लेकिन स्थितियां कभी सामान्य ही नहीं हुई। तो कश्मीर में बहुत पेच है। फिर कहा जाता कि क्यों चले गए लेके यूएन। अरे भाई, 2 पड़ोसियों का अगर झगड़ा हो जाए तो वो अदालत में ही तो जाएंगे। तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर झगड़ा था और कश्मीर तब तक आज़ाद नहीं हुआ था, लड़ाई होने के बाद कश्मीर ने आपके साथ एक सेशन साइन किया था। तो इस तरह की बातें हैं कश्मीर को लेके बहुत सारे। देखिए, कश्मीर के बारे में एक लाइन में एक बात कह दूं कि कश्मीर एक ऐसा मामला है जिसका हिंदुस्तान में गली गली में एक्सपर्ट बैठा हुआ है। हर आदमी कश्मीर का एक्सपर्ट है, लेकिन कश्मीर वो जगह है जिसके बारे में आपको हिंदी में एक इतिहास की किताब नहीं मिलेगी, मेरी किताब के अलावा एक नहीं मिलेगी आज भी, मेरे लिखने के 5 साल बाद भी। अंग्रेजी में भी बहुत गिनी चुनी किताबें हैं जो वहाँ के लोगों ने ही लिखी है। अच्छा। यानी कश्मीर के इतिहास और वर्तमान में लोगों की कोई रुचि नहीं है जानने की। और कश्मीरी पंडित के बारे में, जो पलायन के बारे में अतिशयोक्ति होती है, उसके बारे में भी आपने कुछ लिखा है। देखिए, कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में मैं बहुत साफ कहता हूँ कि अगर एक व्यक्ति को भी अपने धार्मिक पहचान के चलते भारत में कोई जगह छोड़ना पड़ता है तो ये भारतीय लोकतंत्र के ऊपर धब्बा है। कश्मीरी पंडितों को अगर घाटी छोड़ना पड़ा तो ये हमारे भारतीय लोकतंत्र के ऊपर धब्बा है। उनका घर था, उनका हक था, कतई नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर गुजरात में दंगों के बाद किसी मुसलमान को गुजरात छोड़ के जाना पड़ा है तो ये भारतीय लोकतंत्र पे धब्बा है, ये चाहे कोई भी हो। लेकिन सवाल यह है कि जब उसकी संख्या को आप बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं या फिर उसका उपयोग देश में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए करते हैं, तो मेरे जैसा आदमी सवाल पूछता है कि 2019 में आपने हटाया था, उसके बाद से लेके अभी तक या पिछले 10 साल आपका शासन रहा, इतने दिनों में कितने कश्मीरी पंडितों को आप घाटी में बसा पाए? और अगर आप 10 साल में 10 कश्मीरी पंडित परिवार भी घाटी के अंदर दोबारा ले जाके नहीं बसा पाए, इसका मतलब कि या तो आपकी नीयत में खोट है या आपकी पॉलिसी में खोट है। ओके, अभी ये लास्ट, हाँ, लास्ट क्वेश्चन है। आपने लिखा हुआ है कहीं पर कि गांधी, आंबेडकर और मार्क्स, ये तीनों की जरूरत है हमें भारत देश को। बिल्कुल। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक लाइन में कहता हूँ कि चाहे गांधी हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे मार्क्स हो, चाहे नेहरू हो, उन्होंने अपने समय के पहले जितने बड़े विद्वान थे सबको पढ़ा था और पढ़ के अपने लिए रास्ता निकाला था। अब कुछ ऐसी खांचेबाजी हो गई है कि हम गांधी वाले हैं तो हम अंबेडकर को नहीं पढ़ेंगे, हम अंबेडकर वाले हैं तो हम गांधी को नहीं पढ़ेंगे, हम मार्क्स वाले हैं तो हम ना गांधी को पढ़ेंगे ना अंबेडकर को पढ़ेंगे। दरअसल आपके पास जो नॉलेज है उसको मैं कहता हूँ फ्रैक्चर्ड नॉलेज है, टूटा फूटा हुआ नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज सचमुच चाहिए, अगर आप अपने समय के आगे देखने के लिए ज्ञान चाहते हैं कि किस रास्ते पे चलें, तो आपके पहले जितने लोग
रास्ता सुझा गए हैं, उस सबको पढ़ेंगे तभी तो कोई रास्ता मिलेगा, एक को पढ़ के कैसे मिलेगा। ओके। इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां जाति का सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर को कोई किनारे नहीं कर सकता। जहां आर्थिक गैर बराबरी का सवाल है, मार्क्स को कोई अलग नहीं कर सकता। और जहां देश में अहिंसा, सर्वधर्म समभाव का मामला है, वहां गांधी को आप अलग नहीं कर सकते। तो जब इन तीनों को आप पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि आज किस तरह के रास्ते की जरूरत है, जो रास्ता गांधी का भी होगा, जो रास्ता दरअसल न्याय का होगा। गांधी हो, अंबेडकर हो, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे नेहरू हो, जितने भी दुनिया के, चाहे बुद्ध हो, कुछ भी आप किसी का भी नाम लीजिए, उन्होंने जो रास्ते की तलाश की वो न्याय के रास्ते की तलाश की। एक तरह का अन्याय हो रहा था, उस अन्याय के खिलाफ उसके समकक्ष एक न्याय के रास्ते की तलाश की। और आपको अगर न्याय के रास्ते की तलाश करनी है तो इन सारे लोगों के पास जाना पड़ेगा और सिर झुका के जाना पड़ेगा। मैं यहाँ रामचरित से एक कहानी अक्सर सुनाता हूँ कि जब रावण की डेथ हो गई, युद्ध में हार गया, जब तक वो लड़ रहा तब तक वो दुश्मन था, लेकिन जब युद्ध में हार गया, गिरा पड़ा था, तो राम ने लक्ष्मण से क्या कहा कि जाओ और उससे ज्ञान लो। गए, सर के पास खड़े हो गए, फिर कहा कि नहीं, पैर के पास खड़े होकर ज्ञान लो। क्यों कहा? इसलिए कहा कि ज्ञान का ना कोई जाति धर्म नहीं होता है। हम कहें कि नहीं हम गांधीवादी हैं तो हम डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ेंगे नहीं, दरअसल आप मूर्ख हैं। गांधी ने उन विचारों को भी पढ़ा जो उनके काम नहीं आए या फिर जो उनको सही नहीं लगे, और उनमें से भी कुछ चीजें निकाली। तो हमें एकदम सर झुकाकर, बहुत विनीत होकर गांधी के पास भी जाना चाहिए, अंबेडकर के पास भी जाना चाहिए, मार्क्स के पास भी जाना चाहिए, कभी कभी सावरकर के पास भी जाना चाहिए। आप अगर सावरकर को नहीं पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कैसे कि वहाँ क्या गड़बड़ियाँ हैं। हाँ, आपने सावरकर के जो युवानी काल है उसके बारे में बोला है कि उनके जो वहाँ पॉजिटिव है निकालिए। हमारी संस्कृति है सार सार को गही रहो, थोथा देई उड़ाए। जहाँ से ज्ञान मिले, जहाँ से सच्चाई मिले, वहाँ से ले लीजिए, और जो फालतू चीज़ें हैं उनको उड़ा दीजिए। तो मैं तो इसी रास्ते पर चलता हूँ। मेरे लिए कोई भी अछूत नहीं है, ना गांधी जी अब अछूत है, ना बाबा साहब अछूत है, ना मार्क्स अछूत है, ना सावरकर अछूत है। मेरे लिए कोई अछूत नहीं है। कुछ लोगों से मैं सीखता हूँ कि क्या करना चाहिए, और कुछ लोगों से मैं सीखता हूँ क्या नहीं करना चाहिए। ओके। अशोक जी ने काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए समय निकाला। नहीं, मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है और मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं नवजीवन प्रेस के दफ्तर में बैठा हूँ। ये वैसी जगह है जहाँ जूते उतार के आना चाहिए सम्मान से। और जो भी मेरे दर्शक हैं, मैं उनसे कहूँगा नवजीवन की साइट विजिट करें। बापू को लेकर, सरदार पटेल को लेकर कमाल की किताबें आप लोगों ने छापी है, और ये गांधीवादी एक अभियान है जो बड़े लंबे समय से चल रहा है। इसको समर्थन दीजिए, किताबें खरीदिए, पढ़िए और अपना जीवन बेहतर बनाइए। और आभार प्रकट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, हम लोग एक ही राह के राही हैं। नवजीवन न्यूज़ में इस तरह से मुलाकातें देखते रहिए। नमस्कार। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर